जलाने चले थे अपनी दुनिया, अपनी ही आग में निखर गए। जो गिरे टूटे नहीं, वो पत्थर नहीं हीरे बन गए। और एक ऐसे ही इंसान आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर हर्षित, जो ऑथर है, राइटर है, सिंगर है और उसके साथ ही प्रोग्रामिंग ऑफिसर हैं विद्या इंडिया के। थैंक यू सो मच डॉक्टर से टू बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। थैंक यू आरजे आरती फॉर हैविंग मी हियर। मैं बहुत ज़्यादा ऑनर फील कर रहा हूँ टू बी हियर अ पार्ट ऑफ दिस। एंड इट्स ऑनर टू मी टू कि आरजे आरती एक सफ़रनामा में आप आए, हमारा हिस्सा बने। और क्योंकि विद्या इंडिया एक बहुत बड़ा एनजीओ है और आप उसके प्रोग्रामिंग ऑफिसर हैं, तो ये जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई? मेरी जर्नी काफ़ी सटल है, अगर सिंपली इसको डिफ़ाइन कर पाऊँ मैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कोई नहीं पूछता, जिनका कोई नहीं है, जिनको कोई सुनता नहीं है, जबकि वो बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, इंटेलेक्चुअल भी होते हैं। मेरी जर्नी भी कुछ ऐसी ही रही कि मैं 2018 की बात है, जब मैं डोंबिवली में एक एनजीओ था जिसके साथ जुड़ा था। बचपन से ही ऐसे तो शौक था कि हेल्प करनी है, बट कैसे हेल्प करनी है वो बच्चे हैं तो समझ नहीं आता। हाँ। पर बड़े हो गए तो समझ में आया कि कैसे हेल्प करी जाती है। सो मैं डोंबिवली जाता था। वहाँ पे एनजीओ है प्रांगण करके, जहाँ पहली बार किसी ऐसे बच्चे को पढ़ाया जो इतना खुश हो गया कि आज तक याद करता है। तो ये एक जर्नी रही है मेरी वहाँ से कि एनजीओ सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में आगे बढ़ना, लोगों की मदद करना, ये एक मैंने वहाँ से शुरू किया। और वहाँ से चलकर आज विद्या, जो इंडिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारे लोगों की मदद कर सकता हूँ आज मैं, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, एक डेजिग्नेशन ऐसा है जहाँ स्कॉलरशिप हो, लैंग्वेज ट्रेनिंग हो, टाई अप्स करना हो। सो ये एक सिंपल बॉल गेम बन जाती है। सो ये एक मेरी जर्नी जो है वैसी रही है विद्या के साथ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आरती जी, जब आप खुद एनजीओ सेक्टर में होते हैं, हाँ। तो एक चीज़ बहुत ही आपको मोटिवेट करती है, वो एक बच्चे की हंसी। हाँ, ज़रूर। वो आपको बोलते हैं ना, आप कहीं पर भी हो, इवन इफ यू आर द किंग और द क्वीन, बट दैट चाइल्ड स्माइल बिकॉज ऑफ यू विल चेंज एवरीथिंग। मतलब वो बच्चे की हंसी ने आपको प्रेरित किया कि जिस तरह से आपके पढ़ाने से उसके चेहरे पर हंसी आई है। ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको इस हंसी की ज़रूरत है, यानी कि उस शिक्षा या उस शिक्षक की ज़रूरत है जो उसके चेहरे की हंसी बन सके। बहुत प्यारी बात। अच्छा, एक चीज़ और है, आप गुजराती फैमिली से आते हैं और गुजराती फैमिली क्योंकि बिजनेस फैमिली है, बिजनेस माइंड है, तो ऑब्वियसली वो आपके जनरेशन या अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ भी यही चाहते हैं कि वो उनके बिजनेस को आगे लेकर जाएं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। आपने वो किया जो आपका दिल कहता था, जो आप हमेशा से करना चाहते थे। तो ये कैसे हुआ? क्या फैमिली का सपोर्ट मिला या नहीं मिला? क्या कुछ हुआ? ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे इसके बारे में। फैमिली का सपोर्ट, ये एक बहुत भारी टर्म हो जाता है बहुत बार की सपोर्ट। सिंपली अगर इसको भी अगर हम बता पाएँ, मैं गुजराती फैमिली से तो आता हूँ जहाँ पैसा इज़ प्राइमरी। पैसे से ज़्यादा बिजनेस होना प्राइमरी है। पैसा तो सेकेंडरी हो गया, वो तो आना ही है, बिजनेस करोगे तो। बचपन से ही एक जो क्या बोलते हैं, वो क्रिएटिव कीड़ा था मेरे में, वो तो जागा हुआ ही था, दैट हैव टू डू समथिंग वेरी मच डिफरेंट। और किसी ने भी ऐसा सपोर्ट नहीं दिया मुझे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, कोई भी नहीं, नोबडी। सबने एक ही चीज़ कही थी, टीचर तो नहीं बनना है आपने, बिकॉज इट्स नॉट द वर्थ इट। जबकि मुझे मेरे दादाजी की बात ना आज तक याद है, वही करना जो सब तुम्हें कहे ना करने के लिए और तुम्हें लगता है सही है, वही करना। वही किया, टीचर बन गया। डॉक्टर हर्षित, जैसे कि आप एक गुजराती फैमिली से हैं और गुजराती फैमिली में क्योंकि बिजनेस फैमिली होती है एंड वो चाहते हैं कि हमारी जो आगे की जनरेशन है वो इसी बिजनेस को आगे लेकर जाए, लेकिन आपने अपनी फैमिली से बहुत कुछ हटकर किया और आपने अपने पर काम किया। जो आपका मन कहता था आपने वो काम किया। तो फैमिली का सपोर्ट आपको मिला, नहीं मिला, या कैसे, मतलब आपने ये सब कुछ कैसे हैंडल किया आपने? फैमिली का सपोर्ट, जैसे हम कहते हैं, बहुत बड़ा टर्म हो जाता है। अगर इसको अगर मैं डिफ़ाइन कर लूँ तो दादाजी थे मेरे बैकबोन, जिनकी वजह से मैं टीचर बन पाया। ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड टीचर एट द मोस्ट।
आपने सही कहा, मैं ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ, या गुजराती इन जनरल भी, हम बिजनेस में पैसों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, और मुझे कुछ अलग करना था जो सबको गलत लग रहा था, बट मुझे तो सही लग रहा था कि सही है। किसी ने सपोर्ट नहीं किया सामने चल के कभी भी। टीचर क्यों बनना है? कौन बनता है टीचर? हु इज़ अ टीचर? एंड इफ़ यू सी, दिस इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया ओवरऑल, दैट टीचर exclamation mark, not a question mark but an exclamation mark, and I'm like, yeah, a teacher. और मेरे दादाजी के वर्ड्स अभी भी गूंजते हैं कि वो काम करना, बिल्कुल ईमानदारी से करना, सबने मना क्यों ना कर दिया हो, तुम करके दिखाना। करके दिखाया। पहली बार नॉमिनेशन मिला था 2018 में, 2019 में, जहाँ सिर्फ नॉमिनेशन मिला था, एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी एक्साइटेड। हैं, नॉमिनेशन मिला, जीत गया? नहीं, जीता नहीं हूँ, सिर्फ नॉमिनेशन है। एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज कि वाओ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तब से आज तक ना पीछे मुड़कर देखा है और ना पीछे मुड़कर देखना है। और एजुकेशन फील्ड में ही आप आगे चल रहे हैं, है ना। और एक ऐसी कहानी भी है कि बहुत छोटे थे जब डॉक्टर हर्षित, और एक ऐसा समय था कि पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, बहुत सारी चीज़ों में बहुत क्रिएटिव काम किया करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं बचपन से ही उन्हें bully किया जाता था, बहुत सारी बातें बोली जाती थी। और एक ऐसी उम्र आई थिंक 15-16 साल की उम्र में, कि जब उन्होंने एक अलग सा फैसला ले लिया अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का। और जब ज़िंदगी को ख़त्म करने का उन्होंने सोचा, तभी ज़िंदगी के एक नए सफ़र की शुरुआत हुई, ये एक नए डॉक्टर हर्षित का जन्म हुआ। तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आरती जी, जब आज भी उस चीज़ की बातें करते हैं ना, तो गूज बम्स आ जाते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी उस दौर से कभी गुजरे। क्योंकि आप इट्स अ चाइल्डहुड, आप उस उम्र में है जहाँ खेल कूद, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, दोस्त और छोटे मोटे नटखट हरकतें, बहुत सारी चीज़ें मायने करती हैं। मुझे करने नहीं मिली। ओके। मतलब ऐसा एक दौर है जहाँ पर जिसने मुझे मेरे करियर में तो बहुत मोटिवेट किया है, जो बहुत बाद में रियलाइज़ भी हो गया कि बहुत मोटिवेट किया है। मैं 5th ग्रेड से लेकर 10th ग्रेड के बीच में बहुत बुली हो चुका हूँ। और इतना बुरी तरीके से बुली हो चुका हूँ, चाहे वो बोलने को लेकर हो, या क्रिएटिव आर्ट्स को लेकर हो, या वो पढ़ाई को लेकर हो, हर चीज़ में मुझे कहीं ना कहीं नाम रखे गए हैं। और वर्स्ट पार्ट आप नहीं मानेंगे कि इसमें जिन टीचर्स को मैं बहुत मानता था, कि जिन्होंने मुझे होते हुए देखा है पर रोका नहीं कभी, वो एक डिसहार्टनिंग चीज़ है। आप एक टीचर हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु का मतलब जब आप भूल जाएं, उस दिन बोलते ना एक शपथ थी कि बनूंगा तो टीचर, और ऐसा टीचर कि मेरे क्लास में कोई दूसरा हर्षित ऐसा सोचा ही नहीं। और आज तक मैंने सिर्फ सारे बच्चों को कहीं ना कहीं सिर्फ हंसाया होगा। ये एक रीज़न नहीं है कि हंसाना ही है, कॉमेडी करनी है, नहीं। मुझे पता है आगे जाकर क्या होना है। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, हम जितने अडल्ट्स हैं बहुत अच्छे से जानते हैं आगे जाके लाइफ कैसी हो जाती है। यू आर ऑलवेज टॉर्मेंटेड विद सम और द अदर स्टफ। व्हाई नॉट लाफ? लेट देम लाफ, इट्स देयर लाफिंग योर्स। वही चूज़ किया। एंड रियली आपका जो एजुकेशन का जो तरीका है एक अलग ही यूनिक है। मतलब बच्चे आपके फ़ैन हो जाते हैं, तो वो कैसे हो जाते हैं बच्चे आपके फ़ैन? बच्चे फ़ैन हो जाते हैं, ये बहुत बहुत भारी हो गया मेरे लिए, बट फ़ैन नहीं पर दोस्त हो जाते हैं। दोस्त हैं सभी के सभी। आज तक मैंने जब पहली बार क्लास में मैंने एंटर किया एज अ टीचर, मैं 17 साल का था। ओके। I was just 17, 12th कंप्लीट किया था मैंने, फाइनल एग्ज़ाम दिए थे, एंड देन अगले दिन से मैं काम पे चले गया। वो दिन से आज तक मैंने सिर्फ अपने दोस्त बनाए हैं। ओके। ऐसे दोस्त। अभी आप कहोगे दोस्त कैसे, तो दोस्त इन द सेंस उनके साथ अगर मुझे आपको सिर्फ पढ़ाना ही है तो मैं तो आपको टॉपिक समझा के चले जाऊँगा। वो टॉपिक क्यों आपको समझना चाहिए, उस टॉपिक से हम 4 बातें क्या अलग कर सकते हैं, और उसी 4 बातों को अगर हम हंस के बता सकें लोगों को, तो क्या गम। दैट्स हाउ आई टीच, मेक यू लाफ, मेक यू लव द कंटेंट एंड मेक द क्लास लाइवली। सो क्लास का शांत बच्चा भी बोलने लगता है। अच्छा, आजकल का एजुकेशन सिस्टम है, मतलब हम जो देखते हैं ना, हम बच्चों को एक अलग सा प्रेशर दे देते हैं। बच्चे गेम खेल रहे हैं, उन्हें टोका टाकी शुरू कर देते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं
ना तो पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर पाते हैं, ना ही उनको अगर कहीं कि स्कूल में वो इन्वायरमेंट मिल पाता है। एक किताबी पढ़ाई करना और एक होता है प्रैक्टिकली उन्हें समझाना, जो आपने कहा। तो क्या आपको लगता है इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स या फिर जो उनके टीचर्स हैं उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, या कुछ कमी है जिसकी वजह से आज बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं, मतलब डाइवर्जन हो रहा है, उनका माइंड सेट नहीं रहता, बहुत कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर? इसमें आरती जी, अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो पेरेंट्स बिल्कुल, हाँ, उनका इन्वॉल्वमेंट भी जितना पहले होता था, पेरेंट्स वुड नॉट लेट देयर चिल्ड्रन बी इन द होम। बाहर जाओ, बाहर खेलो, आपने भी खेला होगा, हमने भी खेला होगा, फ़ोन नहीं देते थे जल्दी, फ़ोन नहीं देते। और आज तो एआई का ज़माना है, हम एआई को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो तो नीड ऑफ द आवर भी है, पर सिर्फ हम उस पर डिपेंडेंट है। मैंने कितने लोगों को देखा है, बच्चों को फ़ोन हाथ में दे देते हैं या टैबलेट हाथ में दे देते हैं, टीवी ऑन करके दे देते हैं ताकि वो चुप रहे पूरे दिन, है ना, हमको परेशान नहीं करे, तुम देखते रहो अपना। बट उससे बच्चों की जो आंखें ख़राब हो रही है, जो मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है, ना तो 4 लोगों में बातें करते हैं। आपने भी अगर नोटिस किया हो तो ज़्यादा बच्चों को देखोगे नहीं जो इंटरैक्ट कर रहे हैं, लाइवली होके बात कर रहे हैं किसी के साथ, इंटरेक्शन ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये स्कूल्स में भी है। बट कुछ जेन्युइनली ऐसे चेंजेस जो हमें लाने चाहिए, वो एक है कि हमें वो ट्रेडिशनल मेथड को नहीं छोड़ना चाहिए जहाँ पर बच्चा इन्वॉल्व्ड है। आप बच्चे से बातें करो, समझो, समझाओ, गिरने दो, पढ़ने दो, सीखेगा कब? काम पे जाके तो ऐसा होना नहीं है, बॉस गिरने पढ़ने देगा नहीं, he'll be thrown out obviously। you have to practice, right? मतलब एक फ्रेंडली बिहेव होना चाहिए पेरेंट्स का, कि वो पहले अपने दोस्त बनाए बच्चों को, ताकि वो खुल के अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके। और आपने सही कहा कि आजकल ना हम शॉर्ट वे ढूंढते हैं। अगर हम लोग बिजी हैं तो बच्चों को टीवी देखने के लिए दिया, बच्चों को मोबाइल दे दिया, फिर जब एक ऐसा लेवल आता है कि हम ही नहीं चाहते कि वो लोग इन चीज़ों को रिपीट करें, और कहीं ना कहीं फिर हम एजुकेशन पर बर्डन देते हैं, लेकिन वैसा इन्वायरमेंट हम शायद नहीं बना पाते। तो और क्या हम कर सकते हैं बच्चों के माइंड डाइवर्ट ना हो, जैसे वो मोबाइल्स में या फिर गेम्स की तरफ जाते हैं, तो उनके माइंड को हम कैसे मतलब कंसंट्रेशन की तरफ लेकर आ सकते हैं कि वो पढ़ाई या जो भी चीज़ वो करना चाहते हैं वो कंसंट्रेशन लेवल उनका मतलब स्टेबल रहे? इसके लिए बहुत एक आसान सा एक तरीका है, जहाँ पहले ना आप बच्चे को क्या पसंद है वो पकड़ लो। ओके। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, ठीक है, संगीत जोड़ दो। आप मानोगे नहीं, एक सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं 10th में था ना, तो हमारे एक कोचिंग के सर हुआ करते थे, ओके, जो गाना गा गा के डेफिनेशन समझाते थे। अच्छा। वो गाने की धुन और वो डेफिनेशन बस मैच करना है। आज तक मुझे वो डेफिनेशन रटा रटाया याद है, क्योंकि वो गाने से निकला हुआ है। हाँ, आजकल बच्चे, जैसे कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनको भी मैंने देखा है कि मैथ्स करते हुए वो या तो गाने सुनते हैं या कोई म्यूज़िक चलाते हैं, देन वो मैथ्स को सॉल्व करते हैं। तो ऐसा मैंने देखा है। तो शायद मुझे लगता है ये एक होता है कि आपका कंसंट्रेशन भी है और आप लाइट मूड को भी फील कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये आपके साथ भी हुआ है। और क्या हो सकता है इसमें कि हम बच्चों का कंसंट्रेशन बना रहे एजुकेशन को लेकर? लेट देम प्ले अ स्पोर्ट। ओके। लेट देम प्ले अ स्पोर्ट, स्पेशली अगर चेस खेलना चाहें। ओके। इट इंक्रीजेस, इट बूस्ट्स अ चाइल्ड्स ब्रेन टू दैट। मैं मेरे ही घर का एग्जांपल दूं, मेरा एक कज़न है जो आज सीए है। आज भी जब उसको फ्री टाइम होता है वो चेस खेलता है। ओके। इट जस्ट शार्पन्स। आपकी कोई भी प्रॉब्लम को चेस बोर्ड पे रख दो एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व दैट, जस्ट ट्राई टू विन द प्रॉब्लम, और आप देखना यू विल फाइंड द सोल्यूशन। ओके। एक माइंड मैप करने का भी एक तरीका होता है। अच्छा। अगर आपने सुना है माइंड मैपिंग, जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। माइंड मैपिंग इज एक थॉट आपका, एक प्रॉब्लम है। मेरा बेसिक है कि मुझे कंसंट्रेशन करना नहीं आ रहा है, मैं लिख दूंगा कंसंट्रेशन। अच्छा। 4 मेजर रीज़न मेरे कंसंट्रेशन ना आने के। ओके। उन 4 रीज़न के भी 2 रीज़न मुझे चाहिए कि फॉर एग्जांपल मुझे मोबाइल मेरा डिस्ट्रैक्शन है, तो मुझे कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? मेरे पास मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने का टाइम नहीं है, या मोबाइल मुझे बहुत कम मिलता है, या मोबाइल मुझे बस अच्छा लगता है। ओके। आई हैव टू पुट डाउन एवरीथिंग। वो कहते हैं ना, हाफ रिटर्न कर दो अपनी प्रॉब्लम, आपने अपना सोल्यूशन वहीं ढूंढ दिया है। अच्छा। आपका सोल्यूशन वहीं आ जाएगा। ट्राई करके देखो माइंड मैप करके। चलिए, मतलब आपने बोला तो श्योरली मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। और एक चीज़ है कि इतने सारे बच्चों को आपने पढ़ाया है, और उनमें से कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा आपके साथ एक्सपीरियंस रहा हो जो लाइफ टाइम आप भूल ही नहीं सकते?
बिल्कुल। एक ऐसा इंसिडेंट है जहाँ मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं खुद भी पढ़ ही रहा था, और बात तब की है जब मेरे घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, और मैं तभी भी डिप्रेस्ड जोन में चले गया था। एक स्टूडेंट था मेरा तभी, जो आज भी है, आज तो मेरा भाई बन चुका है। अच्छा। हम इतने मतलब साथ हैं कि हम अलग नहीं हो सकते, इतनी गहरी दोस्ती अब हमारी। वो आया मेरे रेस्क्यू के लिए। अच्छा। ही सैट विथ मी। ओके। ही टोल्ड मी, क्या प्रॉब्लम है जीवन में? मतलब क्या प्रॉब्लम है जीवन में? मतलब आपकी शक्ल पे दिख रहा है प्रॉब्लम है। मतलब आपको कैसे पता कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम चल रही है? बोलते सर हम आपको इतना तो सब जानते ही हैं कि वो हर्षित सर जो हंसते ही हंसते हैं, जो चुप नहीं रहते, वो आज सन्नाटे में है। सो इट शोज दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। एंड देन मुझे आज तक याद नहीं है कि उसने 2 घंटे क्या बात की मेरे साथ, एंड आई वाज लाइक आउट ऑफ द प्रॉब्लम। वो एक है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। एक और है, जब मैं, जैसे मैंने कहा, मैं 17 साल का था, मैंने पढ़ाना शुरू किया। वो बच्चा आज यूएस में है। ओके। मुझसे 3-4 साल छोटा होगा, 3 साल आई सपोज। वो यूएस में है, मुझे हमेशा मैसेज करता है, सर आपकी वजह से, या यू चेंज्ड थिंग्स फॉर मी। आई एम लाइक, आई एम जस्ट अ सोर्स। ऑब्वियसली ये मेमोरी बन जाती है कि जब जिस बच्चे को आपने पढ़ाया एक अच्छा मुकाम पाकर, या फिर जहां आप टीचर थे वो आपके सपोर्ट में आकर जब बोलता है, तो आई थिंक रियली ये मेमोरेबल तो है ही। बहुत सारे आई थिंक आपने बुक्स भी लिखी हैं, एंड आपकी जो बुक्स हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। तो क्या है उन बुक्स का जो थीम है वो क्या है, आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे? बिल्कुल। मेरी 2 बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। थॉट प्रोसेस, अगर मैं आपको कहूँ ना, मैं, जैसे मैंने कहा, मुझे सर्विस सेक्टर में ही रहना बड़ा अच्छा लगता है। मैंने उनको ध्यान में रख के उस बुक को लिखा था। एक बुक को, जिसका नाम है इंग्लिश मेड ईजी विद प्रिसाइज कंटेंट। मतलब किसी ने जब भी कोई इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है, या बेसिक इंग्लिश आती है, ग्रामर समझता नहीं है, वो उनके लिए है। एक ही बारी में बस पेज पलटो, रीड करो। बस क्राइटेरिया इतना है, बेसिक इंग्लिश आपको समझनी चाहिए। मतलब बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए एक शॉर्ट वे है कि उसमें पूरी बुक में जो आपने मेंशन किया पूरा। तो जाइए, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन में डॉक्टर हर्षित के जो बुक्स हैं उन्हें ज़रूर परचेज़ करें। और सबसे इजी वे है और ज़रूरी भी है कि आपने कहा ना फन लविंग होनी चाहिए। एजुकेशन कैसा होना चाहिए कि आप मतलब उसे हंसते हंसते सीखना चाहेंगे, और ऐसा ही कुछ उस बुक में भी मिलने वाला है। बड़ा शॉर्ट वे होगा, आप ग्रामर सीख सकते हैं और बहुत कुछ है उसमें सीखने के लिए। 2 बुक्स हैं, उनके नाम मैं चाहूँगी आप बताएं ऑडियंस को। पहली बुक का नाम है इंग्लिश मेड इजी। सेकंड बुक का नाम है अ पॉकेट फुल ऑफ वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन में अवेलेबल हैं ये बुक्स, तो ज़रूर परचेज़ करें। अच्छा, ये तो हमारा एजुकेशन की बात रही, लेकिन इसके साथ बहुत सारे क्रिएटिव फील्ड में भी आप जुड़े हुए हैं और आपका प्रोडक्शन भी है खुद का, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आरती जी, मैंने आपको कहा कि मैं बचपन से क्रिएटिव चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ, जिसमें से म्यूज़िक एक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आई कैन मैच द पावर ऑफ एनी सिंगर, बट खुद से गुनगुनाना अगर अच्छा लगे तो इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। मैं आजकल के ट्रेंड से थोड़ा अलग हूँ। मैं डिवोशनल गाने गाता हूँ। मैं 13 लैंग्वेजेस में गाने गाता हूँ। 13 लैंग्वेजेस? ओह माय गॉड। तो कुछ डायलॉग्स हो जाएं किसी लैंग्वेज में? डायलॉग कौन सी लैंग्वेजेस में आप? आई कैन सिंग इन इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु। तमिल में कुछ? तमिल में? हाँ। डायलॉग तो नहीं आते मुझे। मतलब जो भी आप बोलना चाहें, बट अदर लैंग्वेज एक्सेप्ट हिंदी और इंग्लिश। आई कैन सिंग इन तमिल फॉर श्योर। अगर again, a Shreya Ghoshal fan, so it has to come like that. Yeah, sure. கடலினில் மீனாக இருந்தவள் நான், உனக்கின கரை தாண்டி வந்தவள் தான், துடித்திருந்தே தரையினிலே திரும்பி விட்டேன் என் கடலிடமே. ஒரு நாள் சிரித்தேன், மறுநாள் விருத்தேன், உன்னை நான் கொல்லாமன் கொன்று புதைத்தேனே. மன்னிப்பாயா மன்னிப்பாயா
मन नहीं पाया। क्या बात है, क्या बात है। वैसे लैंग्वेज तो नहीं आती, बट जो भी गाया आपने बहुत अच्छा गाया। और कौन सी लैंग्वेज इसमें आप गाते हैं? सो इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, बंगाली, एसमीस, ओके, ओडिया, बंगाली में कुछ? बंगाली यस। আমাকে ভালো লাগে। श्रेया घोषाल की भाषा है बस। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। ग्रेट, क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा, श्रेया घोषाल जी से मुझे याद आया कि श्रेया घोषाल मतलब वन ऑफ द फेवरेट सिंगर है आपकी, और ऐसा सुना है कि मतलब आप उनको आईने में देखकर उनसे बातें भी किया करते थे, और इत्तेफाक की बात है कि आप उनसे मिले भी हैं। तो कैसा रहा मतलब उनसे आपका जो इंट्रो हुआ, और कैसा एक्सपीरियंस था, वो हमसे शेयर करें। मैं अगर ऑनेस्टली कहूँ इसमें मेरे एजुकेशन का हाथ है। ओके। मेरा एक स्टूडेंट है अच्छा। जिसकी वजह से मैं श्रेया घोषाल से मिला हूँ। ओके। जी। हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं उस एजुकेशन ने मेरी हेल्प करी है, मेरे करियर ने मेरी हेल्प करी है। सो बात है 5 फरवरी 2023। ओके। मैं RCT मॉल के बेसमेंट में था। मैं 9 घंटे वहाँ इंतज़ार कर रहा था। 9 घंटे? जी। ओके। 9:10 टू बी प्रिसाइज। मुझे मेरा स्टूडेंट कहता है कि सर नीचे आइए, हाँ। बेसमेंट में आइए, श्रेया घोषाल मैम आ चुकी हैं। 9 घंटे ना मैंने फेस वॉश किया है, ना मैं वॉशरूम यूज़ करने गया हूँ। अच्छा। मैं 9 घंटे बिना खाए पिए वहीं बैठा हूँ। मतलब इतनी एक्साइटमेंट थी उनसे मिलने की कि अगर अभी आ गई और मैं कहीं और हूँ तो गड़बड़ा जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। मैं नीचे भाग के गया हूँ। ओके। मैं ऐसे भाग के गया था जैसे बोलते ना सालों से किसी ने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, मैं वैसे भाग कर नीचे चले गया। एंड देख रहा हूँ तो श्रेया मैम की मर्सिडीज आ रही है। अच्छा। शी स्टेपिंग आउट ऑफ द कार। ओके। और उनकी एनिवर्सरी थी उस दिन इनफैक्ट। सो 15-20 गार्ड खड़े हैं। मैं हूँ, मेरे पीछे कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। ओके। आउट ऑफ द ब्लू मुझे पता चला कि मैंने जिनको पढ़ाया है वो भी वहाँ हैं। तो सबको पता था कि भैया सर तो श्रेया घोषाल को ही मिलने आए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि गार्ड्स को क्रॉस करके श्रेया तक कैसे पहुँचूंगा, ये तो दिक्कत वाली बात है। तो कैसे ना कैसे आई जस्ट रीच पैरेलल टू श्रेया, लाइक श्रेया मैम चल रहे हैं, मैं चल रहा हूँ। अच्छा। एंड आई एम लाइक हैप्पी एनिवर्सरी श्रेया मैम, ऐसे घूम। एंड शी लाइक हाय थैंक यू। एंड देन आई एम लाइक दिस इज समथिंग दैट आई हैव, और मैं रोने लगा। अच्छा। मैं इतना रोया हूँ वहाँ पे। उसके बाद जब वो वीडियो एंड हो जाता है, वो वीडियो तो काफ़ी वायरल हो गई। मुझे कुछ मिलियंस में व्यूज़ आ गए उसके ऊपर। ओके। जी 22 लाख व्यूज़ है उसके ऊपर। माय गॉड। और मैं मतलब इतना मेमोरेबल बन गया वो आपके लिए कि मतलब पूरी मतलब दुनिया ने देखा उस पल को, है ना, पूरी कायनात ने देखा उस मोमेंट को। ओके। जब मैं मिला, मैं बस रो रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए। मेरा स्टूडेंट पीछे से आता है, श्रेया को बोलता है कि सुबह से खड़ा है ये लड़का। एंड शी लाइक ओह शिट, एंड देन शी हग्स मी आउट एंड आई एम क्राइंग मोर। ग्रेट। एंड देन शी इज लाइक आपका नाम क्या है, आपका नाम तो बताइए। एंड आई एम लाइक डॉक्टर हर्षित। बोलते हर्षित से आई नो यू। हैं? और मेरा रोना बंद। आप जानते मेरे को? हाँ ट्विटर पे देखा है, मैंने ट्विटर पे इतना परेशान किया है। मेरे जैसे कितने फैंस ने उनको परेशान किया होगा ट्विटर पे। तो इवन मैंने भी आपका प्रोफाइल ट्विटर पे ही देखा था। मैं जब आपको सर्च करी थी, इवन गूगल में मैंने देखा, मुझे कुछ खास नहीं मिला। एंड देन मैंने ट्विटर को सर्च किया, वहाँ पे मुझे आपका इन्फॉर्मेशन मिला। वाह। तो मतलब वहाँ पे उन्होंने मुझे भी मतलब शी इज़ लाइक्ड मैनी ऑफ माई पोस्ट्स एंड कमेंट्स। तो वहाँ हम मतलब बात करें। फिर मैंने कहा मुझे पता है आप बहुत लेट हो रहे हो, आप ऑलरेडी लेट हो गए हो इवेंट के लिए, आपको ऊपर अवार्ड लेना है, बट मुझे एक ऑटोग्राफ और एक फोटोग्राफ चाहिए। हाँ हाँ दो। तो उन्होंने लिखा है टू माई डियरेस्ट हर्षित, लॉट्स ऑफ लव, वी ग्लैड दैट वी मेट हियर। अच्छा, मैं चाहूंगी वो भी हम दिखा पाए बिल्कुल, अगर ऑडियंस को हम दिखा पाए इस पॉडकास्ट के जरिए। तो चलिए, आपने चाहा था, और शायद मुझे लगता है जो आपने चाहा उसका पूरा डेडिकेशन जो आपके अंदर था वो चीज़ आपको मिली है, चाहे वो एजुकेशन फील्ड है या और भी क्रिएटिव फील्ड्स में जो आप कर रहे हैं। और ये जो मोमेंट था आपके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट था, बहुत बड़ा। और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, जो आपने इतना सारा जो एजुकेशन फील्ड में काम किया, बहुत सारी अचीवमेंट्स भी आपको मिली हैं, उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, आपने ये सवाल पूछा मुझसे ना, कोई ये पूछता नहीं है कभी। अच्छा। और
ना किसी को इंटरेस्ट भी होता है नहीं, आजकल मैंने किसी आपका को पढ़ा जानने में। था जब मैं आपका अभी पॉडकास्ट के लिए हम लोग बात करने के लिए, मुझे लगा कि डॉक्टर हर्षित, मतलब जब आपका ट्विटर में मैं सर्च कर रही थी, फिर मैंने आपका ये विद्या इंडिया देखा, देन सडनली मुझे इतने सारे अचीवमेंट्स दिखे, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे ही जानना चाहिए कि ये कैसा रहा आपका और किस किस फील्ड में आपको अभी तक ये अचीवमेंट्स मिले हैं। सो मेरा पहला अवार्ड जो टीचिंग, मतलब मेरे करियर के हिसाब से, इफ आई गो क्रोनोलॉजिकली, मुझे 22 अवार्ड मिल चुके हैं। 22 अवार्ड्स, जी। माय गॉड। In- एंड हाउ मेनी इयर्स ओल्ड यू आर? आई एम 27। ओ माय गॉड, No. 27 इयर्स में 24 अवार्ड्स, 22 22 to be awards, precise. 27 years old and 22 awards, amazing. So, पहला नॉमिनेशन, मतलब पहला अवार्ड ही जब मैं 19 साल का था तब मुझे मिला है। Okay. मैं सिर्फ मतलब टीचर ऐसे कदम रखा है मैंने इन द फील्ड, 2 साल हो गए हैं। और पहला एकदम मुझे पहला जो अवार्ड मिला वो गोल्डन ग्लोरी अवार्ड, जो मुझे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अवार्ड कभी सोचा नहीं था, इट वाज अ ग्लैमरस अवार्ड। Okay. और उस ग्लैमरस अवार्ड में मैं एजुकेशन फील्ड से आता हूँ। वो मेरे लिए बहुत एक मायने रखता है बात, क्योंकि मुझे ब्रांड्स इम्पैक्ट ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी थी, जैसे आज आपने मुझे दी है। हाँ, हाँ. वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, क्योंकि आई कुड मीट पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री, आई कुड मीट पीपल, और मुझे रियलाइज वो ऐसा भी कुछ And होता at the है। age of आई वाज 20 years old. 21, और यू डोंट नो हाउ टू स्पीक रियली। मतलब जब आप इतने बड़े फोरम पे होते हो, आपको पता नहीं होता क्या बात करनी है, कैसे। एंड देन देयर वाज मीडिया खड़ी है, रेड कार्पेट चल रहा है, यू हैव टू इंटरेक्ट विद द ऑडियंस, एक हेजिटेशन आ जाती है अंदर से, एंड यू नो नथिंग। बट तब एक प्राउड मोमेंट इस बात का आता है दैट तुम और कुछ नहीं, एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। यस, तुम आज जिसका फेज हो यहाँ पर इस अवार्ड शो के लिए, वो एजुकेशन है, वो आपका करियर है, आप टीचर हो। ऐसे टीचर लोग आज आपको देखने वाले हैं। और मैं यंगेस्ट टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स इन मुंबई का टाइटल तभी जीत कर आया था। ग्रेट। तब से लेकर आज तक की जर्नी रही है। इतने नेशनल टीचर अवार्ड का नॉमिनेशन मिला है, ध्रुव रतन अवार्ड हो गया, आचार्य देवो भव अवार्ड हो गया। रिसेंटली आई वन ऑल इंडिया अफिलिएशन वाले अवार्ड्स फॉर टीचिंग, सिटी एक्सीलेंस अवार्ड एज अ टीचर, प्राइड ऑफ इंडियन एजुकेशन। माय तो गॉड, बहुत कुछ मतलब है। मैं तो नाम भी भूल जाऊंगी, मतलब इतने सारे अवार्ड्स आप ले चुके हैं। हाँ, एंड दे आर ऑल रिलेटेड टू एजुकेशन फील्ड yes, ओनली। everything related to Great. education, field of education. In fact, research papers, ओके। you know, आज रिसर्च पेपर लिखना इतना इम्पोर्टेंट है, लोग नहीं लेते सीरियसली। बट अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो आप जो भी इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं वो किसी ना किसी की रिसर्च है। आप करके भी, मतलब आप खुद भी एक रिसर्च करके कितने मतलब पॉपुलर हो सकते हैं। लोगों को गलत तरीका दिखता है पॉपुलर होने का, बट ये तो अच्छा तरीका है। ऑब्वियसली प्रूव रिसर्च, इजंट दैट अमेजिंग? जहाँ लोग इंस्टा में कुछ अलग ही करके मतलब फेमस होना चाहते हैं, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो कुछ ऐसी चीज़ों पर रिसर्च करना चाहते हैं जिनकी आज नीड है। बिल्कुल, और जो होना भी चाहिए। बिकॉज अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? मतलब क्या करना चाह रहे हो? जस्ट टू अर्न मनी? वो तो कोई भी कमा ले। व्हाट इज द पर्पस? इफ यू हैव चेंज्ड 4 लाइव्स, दैट्स अ पर्पस, दैट्स समथिंग यू हैव डन, जो आपसे कोई छीनेगा नहीं। पैसा तो छीना जाएगा, इंटरनेट फ्रॉड में चला जाएगा, लेकिन आपका टैलेंट और आपकी जो यूनिक चीज़ें हैं वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। और उसके अगर ये कहें कि उसके गॉडफादर भी आप ही हैं, क्योंकि आपका गॉडफादर कोई नहीं था, लेकिन आप खुद के गॉडफादर बने। और सच में आजकल के जो बच्चे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या किसी भी फील्ड में वो जाना चाहते हो, चाहे सिंगिंग है या क्रिएटिव फील्ड है, एक्टर है या किसी भी फील्ड में प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, तो बच्चों में ना शुरू में एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है, कंसंट्रेशन कम होता है, चाहे बच्चे कहें या किसी उम्र के। तो हम लोग सपने जल्दी देखने लगते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए जो संघर्ष है, जो सफ़र है, बहुत लंबा होता है। और उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें जो काम आती हैं, आपका पेशेंस लेवल, कि जहाँ आप फेल्योर भी हो जाए ना, तब भी आपको रुकना नहीं है। अगर लोग आपको बुली भी करें तो आपको रुकना नहीं है, बस आपको चलते जाना, और कहीं ना कहीं आप अपनी मंजिल को ज़रूर पाते हैं। लेकिन किसी के बोलने से आपको आपकी मंजिल को बीच में रोकना नहीं है, डाइवर्ट नहीं होना। जिस चीज़ का आपने मन में सोचा है उसे ज़रूर करना है। शायद ऐसा ही कुछ अगर डॉक्टर हर्षित ने सोचा और वो सब किया उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ ऐसा किया जो इस उम्र में शायद इंसान अपना स्टार्ट करता है अपनी चीज़ों को सोचना, एक मैच्योरिटी लेवल आता है। लेकिन बचपन से ही कुछ ऐसा हुआ कि वो बचपन से ही मैच्योर हो गए और बचपन से ही चीज़ों को सीरियस लेने लगे। कहीं ना कहीं अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने खुद के फैमिली से भी बगावत ली
और अपने सपनों को पूरा किया। तो ये क्या सिखाता है कि अगर आपका डेडिकेशन है ना, तो आप वो चीज़, वो मंजिल, जो भी सक्सेस भी अगर आप पाना चाहते हैं वो ज़रूर आपको मिलती है, बशर्ते आपको बहुत सारे लोगों से नहीं लड़ना। आपकी लड़ाई जो है ना, वो आपकी खुद की लड़ाई है। आप खुद के हारते हैं, खुद की जीत से ही जीतते हैं। ये विल पावर है ना, उसे आपको उतना ही स्ट्रांग बनाना है, जो आजकल की मुझे लगता है जनरेशन में सबसे कम है। बिल्कुल, हार जाते हैं जल्दी हार जाते हैं, जल्दी फेल्योर फील करते हैं, बिल्कुल। डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक अलग दुनिया में बसा लेते हैं। तो उन यंग जनरेशन के लिए आप एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। इस एज में इतने सारे फील्ड्स में आप काम कर रहे हैं, ये सब कैसे मैनेज करते हैं आप शायद रिसर्च भी कर रहे हैं, आप लिखते भी हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं, और विद्या इंडिया का इतना सारा एक पूरा एक अगर कहें तो पूरा एक बेस जो है आपके ऊपर डिपेंड है। तो कैसे ये सब कुछ हैंडल करते हैं आप? आपकी लाइफ में बहुत सारे, मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारे डिफ़िकल्ट टाइम आए। 2020 का टाइम, कोरोना का टाइम, जो सबके लिए शायद ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त जिसे कहते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ना तो जॉब्स थी, ना एजुकेशन थी, और एजुकेशन भी घर पे ऑनलाइन चल रही थी। उस टाइम पे गुजराती फैमिली से आप आते, लेकिन गुजराती फैमिली में भी इतना बड़ा क्राइस आ गया था, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई कि आपको घर से ही, मतलब आप कुछ ड्राई स्नैक्स वगैरह बेच रहे थे और गाड़ी के डिक्की में, मतलब वो सब आप कर रहे थे, और 21 साल की उम्र थी तब आपकी। तो मतलब ये सब कैसे हुआ? वो जो टाइम था, वो हार्ड टाइम आपने कैसे निकाला? कोविड तो सबके लिए ही एक नाइटमेयर रहा ही है। सो मेरे लिए कुछ अलग तो था नहीं, बट मेरे फादर जो हैं वो मुंबई की बहुत बड़ी मार्केट में ही हैड अ शॉप, तो वो तो बंद हो गई। मतलब कोविड है, लॉकडाउन है, एवरीथिंग इज शट। क्या करें, पैसे नहीं हैं, बिल्कुल पैसे नहीं हैं, कैसे सरवाइव करेंगे? बट ना मेरे फादर का एक है कि सर्वाइवल तो ढूंढ लेंगे। अच्छा, उतना विल पावर है उनमें से बहुत सीखा है मैंने कि विल पावर क्या होता है। उन्होंने एक आइडिया सजेस्ट किया दैट वी शुड ट्राई सेलिंग ड्राई स्नैक्स। ओके, जो फरसानम, चिवड़ा, चकली, ऑल दैट वी सेल, वो हमने गाड़ी की डिक्की में बेचना शुरू किया। ओके, उसी साल के बिगिनिंग में मैं प्राइड ऑफ इंडियन एजुकेशन बन के आया था। अच्छा, बहुत बड़ा पुरस्कार लेके आया था। तो वहाँ कहीं आपको शेम फील नहीं हुआ? क्योंकि जो यंग बच्चे होते हैं इन चीज़ों में शर्माते हैं। इवन माँ बाप भी, अगर पेरेंट्स भी बोलें तो भी कहीं ना कहीं उनको लगता है अरे नहीं, हम ये सब करेंगे, हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, आस पड़ोस के लोग हैं। तो कभी आपके मन में नहीं आया उस समय जब आप ये चीज़ कर रहे थे? कोविड-19 वॉज नो डिफरेंट फॉर एनीबडी। सबके लिए एक जैसा ही था, मेरे लिए कुछ अलग तो, बट सिखा के बहुत कुछ गया। जिस एज में हम नॉन चलांट होते हैं, उस एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, घर संभालना क्या होता है, ये एक चीज़ मुझे कोविड-19 ने बहुत अच्छे से सिखाई है। शर्म को कैसे साइड में रखना और फैमिली को कैसे सपोर्ट करना, ये मैंने उस दौरान बहुत अच्छे से सीखा है। क्यों ना, मतलब फादर को क्यों ना सपोर्ट करूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इतनी मैच्योरिटी तो थी ही मुझ में कि करना तो है ही। साइडलाइन कर दूंगा सब कुछ एक पॉइंट के लिए, बट फैमिली को सरवाइव करवाना है कैसे भी। एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम कोविड। ड्राई स्नैक्स बेचना हो या कुछ भी बेचना हो, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ मेरी फैमिली मेरे पे डिपेंडेंट है और मुझे सरवाइव करवाना है। खुद भी करना है, उन्हें भी करवाना है। तो एक मैच्योरिटी लेवल, मतलब आपके अगर देखा जाए तो ज़िंदगी में आपकी एज से ज़्यादा मैच्योरिटी आपके अंदर थी। मतलब वो चीज़ें जो एक एज में होनी चाहिए, आप उससे पहले उसके लिए रेडी थे, और कहीं ना कहीं बिना सपोर्ट के। तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा मोटिवेशन है आजकल के बच्चों के लिए, आजकल के यंगस्टर के लिए, जो चीज़ों को डेडिकेशन या सीरियस से नहीं लेते, लेकिन करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन कैसे करना है इसमें बड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी में जो भी आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, या अगर कभी ज़िंदगी में आप फेल्योर भी होते हैं, तो हमें ज़िंदगी को किस तरह से देखना चाहिए और कैसे अपने आप को खुद से मोटिवेट करना चाहिए? बहुत सारे लोग आपको इसके बारे में आंसर देते हुए मिल जाएंगे, बहुत मोटिवेट करने वाले आंसर भी देते हुए मिल जाएंगे। तो मुझे उनको वो मोटिवेशन नहीं देना है, बट एक सिंपल चीज़ बताता हूँ जो मैंने फंडा ट्राई करा है खुद के लिए। डू वॉट एवर यू लाइक, डू इट। वंस यू लाइक वॉट यू डू, पैसा अपने आप ही आता है। मैं अगर आज टीचर नहीं भी होता, चलो कुछ और भी होता, पैसा तो आता ही।
what matters is I love what am I doing and I am earning because of it. Just follow the passion. बहुत सारे लोग कहते हैं follow the passion, but the right passion. It's not just कि आप माइक लेके खड़े हो गए और बन गए. नहीं आरजे आरती बनने के लिए भी बहुत ट्राई करना पड़ता है. हर्षित बनने के लिए भी बहुत ट्राई करना पड़ता है. लता मंगेशकर बनने के लिए भी बहुत ट्राई करना पड़ता है. नथिंग हैपेंस इन वन गो, बट योर फेलियर विल टीच यू अ लॉट. अगर उस दिन मर जाता तो आज नहीं होता यहाँ पर. बट एक चीज़ सीखी ना, क्या तुम खुद के ही दोस्त हो, खुद के ही सपोर्टर हो, खुद के ही सबसे बड़े चीयर लीडर हो और आगे बढ़ो. कुछ नहीं होता है. एवरीथिंग एज अ करियर. अगर मुझे टेबल बनाना है उसका करियर बन जाएगा अपने आप. ऐसे बनाऊंगा कि 4 लोग आएंगे, ऐसे बात करूंगा कि 10 लोग सुनेंगे, बन गया. इट्स जस्ट द राइट पैशन दैट यू फॉलो, और वही करना है जिसमें कुछ गलत नहीं है. बिल्कुल सही कहा डॉक्टर हर्षित ने कि अगर आपके दिल में, अगर आपको किसी चीज़ को पाने का एक पैशन है तो डेडिकेशन भी होना चाहिए. और फेल्योर तब होता है जब हमारे अंदर डेडिकेशन नहीं होता या कहीं ना कहीं हम डाइवर्ट होते हैं अपने आप से. तो हमें अपना गॉडफादर खुद से बनना है, हमें अपनी पावर खुद से बनना है. और हमें अगर कुछ ज़िंदा रखता है ना, वो हमारी विल पावर है. शायद उस पल में वो बच्चा ख़त्म हो जाता, शायद वो कहानी ख़त्म हो जाती, शायद वो एजुकेशन सेक्टर में जो आज इतने बच्चे पढ़ाई एजुकेशन ले रहे हैं, फ़न लविंग एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको प्यार है एजुकेशन से, तो शायद वो डॉक्टर हर्षित की वजह से है. शायद वो डॉक्टर हर्षित मिलते ही नहीं, शायद बहुत सारे बच्चों का करियर नहीं बनता. तो शायद विद्या इंडिया को वो एक प्रोग्राम ऑफिसर नहीं मिलता जो इतना मतलब कॉन्सेंट्रेशन से, इतनी मैच्योरिटी से बच्चों को पढ़ाते हैं और पूरा डेडिकेटेड है अपने काम के लिए और क्रिएटिव फील्ड में भी बहुत कुछ करना चाहते हैं. तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको ज़िंदगी में एक ही बार ज़िंदगी मिलती है. उस ज़िंदगी को आपको कैसे जीना है, उसके जीने का अधिकार, और उस ज़िंदगी को आपको कैसे, किस करियर की तरफ ले जाना है, ये आप पे डिपेंड करता है. लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं मिलती मंजिलें, और वो सपने नहीं होते जो हम जागते हुए देखते हैं, वो सपने होते हैं जो हमें सोने नहीं देते. तो जो सपना आपको सोने नहीं देता ना, बस उसकी तरफ जाइए, उस डेडिकेशन को पूरी, कहते हैं ना, ईमानदारी से निभाइए. सपने ज़रूर पूरे होते हैं, लेकिन सपनों के लिए सोते हुए हमें जागना पड़ता है, उनके लिए सोचना पड़ता है, उनके लिए भागना पड़ता है, उनके लिए संघर्ष करना पड़ता है, कहीं ना कहीं अपनों से लड़ना पड़ता है. तब जाके वो मंजिल मिलती है और तब जाकर ऐसे इंसान बनते हैं जो कहीं डॉक्टर हर्षित बनते हैं या बहुत सारे मुकाम पे जो इतने बड़े लोग काम कर रहे हैं, जिनको हम लेजेंड भी कहते हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और एक ऐसी बहुत अच्छी सीख दी है हमें ज़िंदगी की डॉक्टर हर्षित ने. थैंक यू सो मच डॉक्टर हर्षित, हमसे जुड़ने के लिए. आरजे आरती एक सफ़रनामा के इस सुंदर सफ़र में, आपके इस मोटिवेशनल सफ़र ने बहुत कुछ हमें सिखाया है. थैंक यू सो मच आरजे आरती. बहुत ही खुशी हुई कि ऐसा कुछ शेयर कर पाए जो शायद 2 लोगों की भी लाइफ बदल दे. इट्स अ विन. तो बस अपनी ज़िंदगी की तरफ चलिए, अपनी ज़िंदगी में एक नया पड़ाव लेकर आएँ. ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है. जैसे हम ये कहते हैं ना कि सूर्य अस्त होता है तो उदय भी होता है. इसको दोबारा कह रही हूँ, ठीक है. जैसे लोगों का ये कहना है कि जो सूरज है, मतलब आज फिर से दोबारा कह रही हूँ, आज ही पढ़ा था मैंने इंस्टा में, बोल भी देती हूँ, लोग इंस्टा को बहुत फॉलो करते हैं. आज मैं मतलब इंस्टा को हम लोग बहुत स्क्रॉल करते हैं, तो मैंने पढ़ा था कि जैसे हम कहते हैं ना कि जो सूरज अस्त होता है उसका उदय भी होता है. फिर गलत बोल दिया दोबारा बोल रही हूँ. मैंने आज ही कहीं पढ़ा था कि जो सूरज उदय होता है उसका अस्त ज़रूर होता है, ठीक है. लेकिन अगर मैं सही कहूँ, इसको हम दूसरी डायरेक्शन से लेते हैं, जैसा कि आपकी ज़िंदगी में हुआ कि अगर सूरज अस्त होता है ना तो उसका उदय ज़रूर होता है. तो समझ लीजिए कि जहाँ आपका फेल्योर है, अगर वहाँ आप संभल गए, अगर वहाँ आपने अपनी मैच्योरिटी पे अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आपके जीवन का सूरज ज़रूर पूरा होगा. वो रोशनी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी और आप ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान बनेंगे जो दूसरों को मोटिवेट कर सके, जैसे कि डॉक्टर हर्षित करते आए हैं. तो ऐसे ही आप डॉक्टर हर्षित आपके फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में और क्रिएटिव फील्ड में काम करते रहें और ऐसे ही बच्चों को एक नया मुकाम दें, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं और पूरे देश के लिए जो भी आप कर रहे हैं, इसे एक तरह से कहें तो समाज सेवा कर रहे हैं, है ना. एजुकेशन फील्ड भी है और समाज सेवा भी है. तो इसी तरह से आप काम करते रहें और बच्चों को मोटिवेट करते रहें. बाकी थैंक यू सो मच आरजे आरती सफ़रनामा का हिस्सा बनने के लिए और इतने सुंदर सफ़र को हम सबसे डिस्कस करने के लिए. थैंक यू सो मच. Thank you so much for having me here. Thank you. Thank you.